वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडिफरेंस कर्व पार्ट 5 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र का प्रयोग। देखिए, उदासीनता वक्र का प्रयोग का मीनिंग हो गया कि जो उदासीनता वक्र इतना इम्पॉर्टेंट है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस से कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का हम ऐसे डिसीजन लेने में सपोर्ट लेते हैं, उसकी सहायता लेते हैं, जिससे हम एक अच्छा सा निर्णय ले सकें। निर्णय लेने का जो मतलब है कि यानी कि जो गवर्नमेंट है, आप देखते हैं गवर्नमेंट है वो जनता को सब्सिडी देती है, या फिर कह सकते हैं कि कैश में भी कुछ कभी पेमेंट किया जाता है, तो सरकार को सब्सिडी देना चाहिए वस्तुओं की जो है उसमें, या फिर कैश में उनको पेमेंट कर दिया जाए। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, वैसा निर्णय हो गया। या फिर हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स का भार ज़्यादा आता है और डायरेक्ट टैक्स का कम आता है। यानी कि प्रत्यक्ष जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स, उसका बर्डन जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर कम होता है कि, और दूसरी तरफ अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को लगा देंगे तो उसका बर्डन ज़्यादा होगा। तो सरकार को टैक्स कौन सा ज़्यादा लगाना चाहिए, कैसा निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपका राशनिंग है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि राशन की दुकान पे जो कमोडिटीज़ दी जाती हैं, तो वो एक निश्चित मात्रा में दी जाए या कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दी, यानी कि कंज्यूमर को जो पसंद है क्वांटिटी राशनिंग में, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग दी जाए। तो कुछ ऐसे ही निर्णय लेकर हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट है, हमने लिया है द सेविंग प्लान ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति की बचत योजना। सबसे पहला हम जो उदासीनता वक्र का प्रयोग है वो किसके लिए कर रहे हैं, सेविंग प्लान के लिए, वो भी व्यक्तिगत रूप से। आप जानते हैं कि बचत का जो निर्णय है या सेविंग है, उसका निर्णय मोस्टली कितने बातों पे डिपेंड करता है कि वर्तमान और फ्यूचर में जो व्यक्ति है उसका इनकम क्या रहेगा। यानी कि एक पर्सन है, उसकी इनकम प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में और कितनी रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सेविंग प्लान करता है। दूसरा ये होता है कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका प्रेफरेंस कैसा है, या इंटरेस्ट रेट कैसी है बैंक में, सेविंग बचत है, बचत स्टॉक यानी कि उसके पास ऑलरेडी बचत का जो संग्रह है वो कितना है, या चेंज इन द प्राइस यानी कीमत में जो परिवर्तन होते हैं प्रत्याशित कीमतों में, वो कैसा है। तो उसके ये जो इतने पॉइंट हैं उसके ऊपर भी हमारी बचत डिपेंड करती हैं। साथ में हमारी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट क्या कह रहा है, वर्तमान और भविष्य में वस्तुओं के प्रति इच्छा की तीव्रता, यानी कि विलिंगनेस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कमोडिटीज़। यानी कि आप प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में जो कमोडिटीज़ यानी वर्तमान में अगर वस्तुओं पे खर्च करना चाहते हैं या फ्यूचर में किसी वस्तुओं पे खर्च करना चाहते हैं, तो वो खर्च करने की जो तीव्रता होती है, जो विलिंगनेस होता है, उसके ऊपर भी हमारी बचत डिपेंड करती है। तो आप जानते हैं कि जो हर कोई व्यक्ति सेविंग करना चाहता है, बट सेविंग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इनकम हो गया आपका, ये सारे फैक्टर हो गए, जिसमें ब्याज की दर, आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, और आपका प्रत्याशित कीमत का जो चेंजेस होगा वो क्या है, या बचत का स्टॉक यानी कि आपके पास जो सेविंग का स्टॉक है ऑलरेडी वो कितना है, और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि वर्तमान व भविष्य में आप वस्तुओं पर कितना खर्च करना चाहते हैं, आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा कितनी है। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है एक व्यक्ति की बचत। चलिए बात करते हैं, अगर वो बचत करना चाहता है, बहुत ज़्यादा बचत करना चाहता है, तो सिंपल है कि लोअर एक्सपेंडिचर ऑन प्रेजेंट कमोडिटीज़, तो वो न्यूनतम खर्च करेगा वर्तमान वस्तुओं में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि नहीं मुझे फ्यूचर के लिए सेविंग करना है, तो अगर वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बचाना चाहता है, तो वो अभी वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम उसका है उसमें वो क्या करेगा, कमोडिटीज़ को कम परचेज करेगा, राइट। तो उसी को ही हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने OX पे क्या बताया, फ्यूचर गुड्स को यानी भविष्य वस्तुओं को बताया है, और OY पे क्या बताया, वर्तमान वस्तुओं को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की है कि व्यक्ति की जो टोटल इनकम है, यानी कि कुल कीमत आय यानी कि इनकम कितनी बताइए, PF, ये आपकी
एफ क्या बताई गई है आपकी, ये अभी प्रेजेंट में जितनी उसकी कीमत या कह सकते हैं वस्तु की जो कीमत है और जो पर्सन है उसकी इनकम है। अब हमने इस बजट लाइन पे या कह सकते हैं ये जो कीमत आपकी इनकम लाइन है उस पर हमने एक आईसी कर्व बनाया, राइट। और आईसी कर्व जैसे ही हमने इस बजट लाइन पे बनाया तो किसको इस लाइन को यहाँ टच कर रहा है जहाँ पे एस पॉइंट हमने लिखा है। एस पॉइंट लिखने पर हमने इसे क्या किया, ये डिनोट कर रहा है कि वो व्यक्ति ओ बी तो ले रहा है फ्यूचर में गुड्स के लिए, ठीक है। ओ बी क्या कर रहा है, फ्यूचर, ये एस का क्या बताया, ओ बी क्या बताया, फ्यूचर गुड्स को। और जैसे ही हम इसे इस लाइन को यहाँ लेके जाएंगे तो ओ ए क्या बता रहा है, उसकी वर्तमान वस्तुओं को बता रहा है। यानी कि ओ ए एस बिंदु पे टच करने पर ओ ए तो क्वांटिटी बताएगा उसकी प्रेजेंट गुड्स का, और जब हम इसे एक्स की तरफ लेके आते हैं तो ओ एक्स, ये जो ओ बी पॉइंट है वो उसके फ्यूचर का गुड्स को बताएगा, राइट। अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि ओ ए जो है वो आपका प्रेजेंट गुड्स को बता रहा है और फ्यूचर गुड्स को ओ बी खरीदता है। मानते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन थी, ये चल रही थी। मानते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसकी चॉइस बदल गई, उसका इंटरेस्ट बदल गया। अब वो चाहता है कि मैं प्रेजेंट गुड्स है यानी कि जो वर्तमान की वस्तु हैं उसको ज़्यादा पसंद कर रहा है, यानी ओ वाई को ज़्यादा पसंद कर रहा है, और फ्यूचर गुड्स को वो प्रेफरेंस कम कर रहा है, यानी इसको वो कम कर रहा है। तो क्या होगा, तो हमारी जो प्राइस और इनकम लाइन होगी वो कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, P1 से F1 की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो रही है, ये ब्लू कलर में P1 से F1 की तरफ, राइट। और यहाँ पे हमने एक आईसी कर्व और बनाया, आईसी कर्व सेकंड बनाया। कौन सा आईसी कर्व, यहाँ सेकंड हमने इस लाइन पे बनाया, और यहाँ इस लाइन को क्या कर रहा है, ये आईसी कर्व Q बिंदु पे क्या कर रहा है, Q पॉइंट पे टच कर रहा है। Q पॉइंट पे टच करने से इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जिसको अपनी वर्तमान वस्तुओं में ज़्यादा इंटरेस्ट था और फ्यूचर गुड्स में कम, तो उसको देखिए आप Q पॉइंट पे जैसे ही वो टच करेगा तो उससे हमको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, B1 और A1, राइट। B1 और A1 यानी कि वो व्यक्ति OA1 तो खरीद रहा है वर्तमान वस्तुओं को, और OB1 क्या खरीद रहा है, फ्यूचर के गुड्स को, यानी कि भविष्य की वस्तुओं को। अभी आपने देखा कि आपने यहाँ A पॉइंट बनाया था। अब उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किसकी तरफ ज़्यादा है, आपकी प्रेजेंट गुड्स यानी वर्तमान वस्तुएं। तो आपने देखा कि A से क्या जा रहा है, A1 वो ज़्यादा ले रहा है, यानी कि वर्तमान वस्तुएं ज़्यादा। और जबकि यहाँ देखा आपने कि B पॉइंट, तो यहाँ जब हमने पहला आईसी कर्व बनाया था उसका पॉइंट क्या आ रहा था, B, यानी कि वो व्यक्ति अब B से कितनी वस्तुएं फ्यूचर के लिए कम ले रहा है, B1 तक, यानी कि वो सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए इतना खर्च करना चाहता है OB1, और लेकिन वो वर्तमान में ज़्यादा खर्च कर रहा है OA1। तो देखिए जब सेकंड बात की कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान गुड्स को ज़्यादा पसंद करता है कंपैरिजन टू फ्यूचर गुड्स के, तो उसके लिए हमारी नई कौन सी लाइन थी, P1 F1। और इस पर जब हमने आईसी कर्व बनाया वो किसको टच कर रहा है, Q पॉइंट को, और Q पॉइंट से हमें क्या मिला है कि OB1 वो फ्यूचर गुड्स को ले रहा है और OA1 वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट गुड्स को ले रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि नहीं, अब एक कंज्यूमर है वो कहता है कि नहीं मुझे तो फ्यूचर गुड्स ज़्यादा चाहिए और मुझे वर्तमान वस्तुएं नहीं चाहिए। पहला व्यक्ति तो प्रेजेंट को चाहता था और फ्यूचर को कम। अब दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, मुझे फ्यूचर गुड्स ज़्यादा चाहिए और प्रेजेंट कम। तो हमारी एक नई लाइन बनेगी कि कौन सी लाइन, प्राइस एंड इनकम लाइन। तो प्राइस एंड इनकम लाइन हमने P2 से लगाकर आपकी F2 तक बना दी। तो P2 से लगाकर अगर F2 पे बनाई, यानी कि ये जो लाइन है आपकी P2 से लेकर F2 तक, इस पे हमने जब एक आईसी कर्व नीचे की तरफ बनाया तो वो किसे डिनोट कर रहा है, R पॉइंट को। R पॉइंट को डिनोट करने का मतलब है कि यहाँ पे जो टच कर रहा है उससे हमें कौन सा बिंदु मिल रहा है, O से B2, ठीक है। और आपका जो वर्तमान वस्तुएं हैं उसका कौन सा पॉइंट मिल रहा है, OA2, यानी कि OA2। तो ये क्या बता रहा है कि वो व्यक्ति फ्यूचर गुड्स पे ज़्यादा खर्च कर रहा है और आपकी जो वर्तमान है उस पर कम कर रहा है। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि देखिए पहला वाला व्यक्ति क्या चाह रहा था कि वो प्रेजेंट गुड्स को ज़्यादा चाह रहा था और फ्यूचर गुड्स को
कम जा रहा था। ठीक है, तो सिंपल है कि यहाँ हमने अपनी लाइन P1 और F1 बनाई। ठीक है, और इस पर हमने IC कर्व Q पॉइंट बनाया और हमें मिल गया। तो उसको देखिए इस कंडीशन में जब वो बनाता है तो उसे कितनी एक्स्ट्रा मात्रा मिलती है, अपनी प्रेजेंट जो आपकी गुड्स है उसकी कितनी जो मात्रा मिलती है ज़्यादा, A से A1 ज़्यादा मिल रही है। हमें जो पहला IC कर्व बनाया S बिंदु वाला, उससे हमको कंपैरिजन करना है दोनों को। तो A से A1 ज़्यादा मिला और दूसरा हमको जो फ्यूचर गुड्स है वो कितना कम मिला उस व्यक्ति को, तो वो उसको कितना कम मिला, B से B1 क्या मिला है, कम मिला है। ठीक है, तो ये तो कम को डिनोट करेगा, ये ज़्यादा से करेगा। अब दूसरी कंडीशन ये करी कि एक व्यक्ति है वो प्रेजेंट गुड्स को कम कर रहा है और फ्यूचर गुड्स को ज़्यादा कर रहा है। तो इस कंडीशन में उसे प्रेजेंट गुड्स क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो कितना कम मिलेगी, A से A2 कम मिलेगा उसे, क्योंकि देखिए A से A2 यानी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये तो उसे कम मिलेगी। और फ्यूचर गुड्स उसे कितनी ज़्यादा मिल रही है, फ्यूचर गुड्स उसे देखो B से B2 यानी कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा उसे मिल रही है, तो उसकी ज़्यादा क्या हो जाएगी, फ्यूचर गुड्स, तो ये उसकी ज़्यादा बता रहा है। तो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमारा नॉर्मल S जो पॉइंट है उसी से ही हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की जो चॉइस होती है, प्रेफरेंस होती है, अगर उसका प्रेजेंट वस्तु पे कितना है, फ्यूचर वस्तु पे कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिसाइड करता है। तो ये हम इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रेजेंट वस्तुओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था उसको सेटिस्फेक्शन Q पॉइंट में मिलेगा, और जो व्यक्ति अपना फ्यूचर गुड्स पे सेटिस्फेक्शन चाहता था उसे किस पे पॉइंट पे मिल रहा है, R पॉइंट पे, राइट। तो जो प्रेजेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था उसका पॉइंट Q होगा, ये ऊपर IC कर्व है, और जो फ्यूचर गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा था उसका जो IC कर्व 2 है वो R पॉइंट रहेगा, राइट। तो ये था हमारा उदासीनता वक्र का पहला पॉइंट, जिसमें वो सेविंग प्लान ऑफ इंडिविजुअल यानी उसको इतना इम्पॉर्टेंट दे रहा था, राइट। तो ये पॉइंट के बाद में हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, राइट। पॉइंट है हमारा राशनिंग की समस्या को हल करने में, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ राशनिंग, यानी कि जो अपन देखते हैं ना कि राशन की दुकान होती है उस पर आपको जो लोग होते हैं उनको क्या मिलती है, सस्ते दाम पर या बहुत कम कीमत पर उन्हें अनाज है या शुगर है, शक्कर है या फिर वीट है, राइस है, ये सभी मात्राएं उनको मिलती हैं। तो ये गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि ताकि लोगों को उनका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो उन लोगों को मिल पाए। तो देखिए इसको जो राशनिंग होती है उसको हम कह सकते हैं दो तरीके से, दो मेथड से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। या तो व्यक्ति को वस्तुओं की निश्चित व बराबर मात्रा दी जाए, यानी गिव अ पर्सन सर्टन एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़, या तो सभी व्यक्ति को जिसको जो चाहिए, जो दुकान पे आ रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, वस्तुओं की निश्चित और बराबर मात्रा दे देंगे। या फिर सेकंड मेथड कह रहा है कि व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार राशन की कम व अधिक मात्रा लेने दी जाए, यानी कि जो व्यक्ति जैसे जो व्यक्ति है उसे जो चीज़ ज़्यादा चाहिए उसे उस क्वांटिटी में दे दी जाए, और जो चीज़ उसे नहीं चाहिए वो उसकी कम क्वांटिटी में दे दी जाए। यानी जो व्यक्ति है, जो सपोज दैट कि एक राशन की दुकान पे जो वीट है और राइस मिल रहा है, यानी कि गेहूँ और चावल मिल रहा है। अब एक व्यक्ति आता है कि नहीं मुझे चावल की मात्रा चाहिए ज़्यादा और मुझे गेहूँ की मात्रा नहीं, कम चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको हमें देना चाहिए कि चावल ज़्यादा दे दिया जाए और गेहूँ कम दे दिया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी अपनाती है तो उसे क्या मिलेगा, 50-50%, यानी कि 50% उसे गेहूँ मिलेगा और 50% राइस मिलेगा। तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो वो होगा जहाँ पे वो व्यक्ति संतुष्ट है। तो व्यक्ति तो राइस की मात्रा में ज़्यादा संतुष्ट था चावल की मात्रा में। तो ये इसको सेलेक्ट किया जाए या इसको सेलेक्ट किया जाए, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, इसको हम उदासीनता वक्र IC कर्व से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालाइज इट कैन बी सो दैट द सेकेंड स्कीम इज़ बेटर देन द फर्स्ट स्कीम, यानी कि हम IC कर्व से बता सकते हैं कि ये जो सेकंड मेथड था जिसमें व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार हम राशन दे रहे थे वो ज़्यादा बेटर है किसके कंपैरिजन में, जो व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि नहीं तू निश्चित और बराबर इक्वल मात्रा लेके जाए। तो बेटर कौन सा, सेकंड, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा उस व्यक्ति को जो उसको नीड है जिस चीज़ की, राइट। तो चलिए इसे हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट हम मानते हैं कि A और B दो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं,
राइट। और दोनों की इनकम बराबर है, दोनों की आय बराबर होती है। उनको गेहूँ व चावल का राशन हुआ, यानी कि जो राशन की शॉप होती है वहाँ पे उसे व्हीट और जो राइस है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और दोनों वस्तुओं की कीमत बराबर है। इस क्वेश्चन से क्या ये एक तरह का क्वेश्चंस बन गया आप लोगों के लिए कि ए बी क्या है, दो कंज्यूमर हैं जिनके नाम है ए और बी, उन दोनों का इनकम बराबर है, उन दोनों को राशन की शॉप पे क्या मिल रहा है, व्हीट और राइस, ये दो कमोडिटीज़ मिल रही हैं और दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हम इस डायग्राम के सपोर्ट से पता लगाएंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कि सेकंड मेथड से दे दिया जाए या फर्स्ट मेथड से, राइट। तो फर्स्ट मेथड में आपने देखा कि ए बी को क्या किया जाएगा, फर्स्ट मेथड क्या कह रहा था कि ए बी को दोनों को राइस और व्हीट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर मात्रा में दे दिया जाए। तो इसके लिए हमने देखिए क्या करेंगे, इस डायग्राम में क्या बताया, ओ एक्स पे मैंने व्हीट यानी गेहूँ को बताया है, राइट, और ओ वाई पे मैंने राइस यानी चावल को डिनोट किया है, राइट। तो अब देखिए ओ एक्स पे और ओ वाई पे आपको पता चल गया कि किस वस्तुओं को दिखाया गया है, राइट। अब सपोज दैट हम बात करते हैं कि ये दोनों जो वस्तुएं हैं, ठीक है, ए बी दोनों उपभोक्ता हो गया, उनको गेहूं की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एम एन क्या है आपकी, एम एन प्राइस एंड जो आपकी इनकम लाइन है, कौन सी है, एम एन। तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम एन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उस पर हम एक आईसी कर्व बनाएंगे जो कि पी बिंदु को टच कर रहा है। जब हमने ये लाइन बनाई आपकी प्राइस एंड इनकम लाइन, फिर उसमें हमने एक आईसी कर्व बनाया, आईसी कर्व अपने किस पॉइंट से टच हो रहा है, पी पॉइंट से। तो पी पॉइंट पे वैसे ही हमने क्या किया, एक्स की मात्रा भी निकाली और हमने वाई की मात्रा भी निकाली। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ओ डब्ल्यू किसकी मात्रा बता रहा है, गेहूँ की, और ओ आर किसकी बता रहा है, राइस की मात्रा। यानी कि ए और बी उन दोनों को गेहूँ और चावल की मात्रा समान और निश्चित मात्रा में, यानी कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ राइस एंड व्हीट, तो ये दे दी जाए। तो इसका मतलब है कि ए और बी को क्या मिलेगा, ओ आर तो मिलेगा राइस चावल मिलेगा और ओ डब्ल्यू मिलेगा गेहूँ, दोनों को दे दिया गया, ठीक है। उनको कोई नहीं उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपकी कौन सी प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे ए बी दोनों आए और ए बी को हमने क्या किया, बराबर क्वांटिटी में उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। मानते हैं कि जो ए वाला कंज्यूमर था, उपभोक्ता था, उसको चावल ज़्यादा चाहिए थे और व्हीट कम चाहिए था, यानी कि ए जो था उसको चावल ज़्यादा पसंद थे और व्हीट कम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आईसी कर्व ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, ICA, ये डिनोट किसे कर रहा है, ये हमारे ए वाले कंज्यूमर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ए लिखा है। तो यहाँ जब हमने आईसी कर्व बनाया ऊपर की तरफ, तो ये किसको टच कर रहा है, यहाँ इस लाइन को क्यू बिंदु पे, यानी कि क्यू पॉइंट पे। जब क्यू पॉइंट पे टच करता है तो हमने ओ वाई की क्वांटिटी भी निकाली और ओ एक्स पी की क्वांटिटी भी निकाली। तो हमने देखा कि जो ए वाला बंदा था, यानी कि ए जो कंज्यूमर था, उसको कितना मिलेगा, राइस ओ आर ए, क्योंकि देखिए क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको क्वांटिटी कितनी मिलेगी, ओ आर ए, और उसे क्योंकि उसे चावल ज़्यादा पसंद थे, तो देखिए आप लोग कि यहाँ पे ओ आर जो हमारा पहले वाला पॉइंट था उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे चावल पसंद थे। और ओ डब्ल्यू ए, तो ये उसको गेहूँ कम मिल रहा है क्योंकि उसे गेहूँ नहीं चाहिए थे, कम क्वांटिटी में चाहिए थे, राइट। उसी तरह से हम बात करते हैं कि जो बी था, उस बी को गेहूँ ज़्यादा पसंद थे, यानी कि व्हीट की मात्रा ज़्यादा पसंद थी और राइस की कम थी। तो हमने एक आईसी कर्व यहाँ बनाया जहाँ पे जिसका नाम रखा ICB, यानी बी किससे डिनोट कर रहा है, बी उपभोक्ता को बता रहा है, जो बी वाला उपभोक्ता था उसे बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ रहा है, आर पॉइंट पे, ठीक है, आर पॉइंट पे। और ये हमारी क्वांटिटी बता रहा है ओ आर बी, यानी कि जो बी था उसे राइस कम चाहिए था, तो आप देखते हैं कि ओ बी उसे राइस मिलता है और उसे ओ डब्ल्यू ए, जब इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ओ डब्ल्यू बी उसे क्या मिल रहा है, उसे जो गेहूँ की मात्रा मिल रही है, ठीक है। अब देखिए
हमें कंपैरिजन किससे करना है, हमारे पहले वाले पॉइंट से, पी से हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का। तो सिंपल है, ध्यान रखिएगा, ए उपभोक्ता को बताएगा, ए वाले उपभोक्ता को, और बी पॉइंट बताए, बी कर्व किसको बताएगा, वक्र, ये बी उपभोक्ता को बताएगा। ए वाले को क्या पसंद था, ए वाला जो उपभोक्ता उसे राइस पसंद था, और बी वाला उपभोक्ता उसे क्या था, व्हीट यानी गेहूँ पसंद था। तो देखिए क्या यहाँ पे जो हमारा आर पॉइंट था, जो हमारा मेन पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, तो देखिए तो आर से ज़्यादा मिल रहा है क्या, क्यू पॉइंट किसे है, ए का, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आर ए यानी कि आर पॉइंट से ये ज़्यादा जा रहा है, यानी कि राइस की मात्रा उसे ज़्यादा मिल रही है। पहले तो यहाँ था आर पॉइंट पे, लेकिन उस उपभोक्ता को क्या पसंद था, उस उपभोक्ता को चावल ज़्यादा पसंद था। तो हमने क्या किया कि यहाँ आर और आर ए यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा उसे राइस के रूप में दे दी। तब राइस की मात्रा ज़्यादा लेगा तो यहाँ पे सिंपल है कि वो W से कहाँ चला जाएगा, WA, यानी राइस की मात्रा तो इतनी ज़्यादा ले रहा है वो ए उपभोक्ता, और WA से WA क्या कर रहा है, वो कम मात्रा ले रहा है किसकी, गेहूँ की। क्लियर है आपको। बी पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं, बी वाले उपभोक्ता का, तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना, पी से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए बी वाले उपभोक्ता को गेहूँ ज़्यादा पसंद था और राइस कम, तो उसका जो पॉइंट आ गया आर से आर बी, यानी कि आर से आर बी उसे कम गेहूँ चावल मिलेंगे, लेकिन W से WB उसे ज़्यादा आपके गेहूँ मिल रहा है। यानी अगर मैं उपभोक्ता बी की बात करूँ तो उपभोक्ता बी को क्या पसंद था, गेहूँ ज़्यादा पसंद है, तो कितना ज़्यादा उसे मिल रहा है, W से WB, यानी कि ये जो मेन पॉइंट था ना W गेहूँ का, उससे ज़्यादा मिल रहा है यहाँ आगे की तरफ, तो ये ज़्यादा मिल रहा है, ये ज़्यादा मिलेगा तो आप देखिए आर से आर भी ये कम चावल उसे मिल रहे हैं। तो देखिए इसका कंक्लूज़न क्या निकलेगा, यहाँ हमने सारा डिनोट कर दिया है, बिल्कुल आपको इसी को ही बताना है। यहाँ पे वस्तु की मात्रा पहले जितनी ही सेल हो रही है, यानी कि जितना राशन दुकान में आया था उतना ही सेल हो पा रहा है, उतना ही बिक रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि लोगों को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, लोगों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, क्योंकि बी जो है वो गेहूँ की WB मात्रा अधिक, क्योंकि उसे गेहूँ ज़्यादा पसंद था, और चावल की RRB कम मात्रा लेता है। सिंपल है कि उसे राइस नहीं चाहिए था बी वाले उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। उसी तरह जो ए कंज्यूमर था उसे राइस ज़्यादा पसंद था, तो वो राइस की कितनी मात्रा एक्स्ट्रा ले रहा था, राइस की वो आर से आर ए मात्रा ज़्यादा ले रहा था, और वो गेहूँ की कितनी कम मात्रा ले रहा था, वो अपनी ये जो मात्रा थी गेहूँ की वो कम ले रहा था। तो ये कहने का मतलब है कि कम मात्रा जो है वो गेहूँ की कम लेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका ए और बी का जो कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सेकंड मेथड इज़ बेटर कंपैरिजन टू फर्स्ट मेथड। और ये हमने किसके बेस पे ये डिटर्मिनेशन किया, किसके बेस पे, किसके आधार पे हमने निर्धारित किया, ये था उदासीनता वक्र के आधार पर, राइट। तो उदासीनता वक्र के आधार पर हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए राशनिंग का, जो राशन की दुकान पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो लोगों को उनकी मात्रा, उनकी रुचि के अनुसार राशन की कम ज़्यादा मात्रा देना ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि राशन तो जितना सेल होना था उतना ही होता है। तो कोई व्यक्ति ज़्यादा गेहूं की मात्रा ले जाएगा, कोई व्यक्ति चावल की ज़्यादा मात्रा ले जाएगा, राइट। तो ये उनके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि अगर हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जिसको जो पसंद है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड पॉइंट था जिसमें हमने राशनिंग की समस्याओं को हल किया। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व में अभी हमने 2 पॉइंट्स का डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट था कि व्यक्ति का जो सेविंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा हमने किया था जो आप लोगों को राशनिंग देती है गवर्नमेंट, राशन की दुकान में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उपभोक्ता पर सब्सिडी के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन कंज्यूमर। देखिए सब्सिडी का मतलब क्या होगा है कि गवर्नमेंट है वो आपको अनुदान दे रही है, मतलब कि आपकी सहायता कर रही है एक तरह से। सब्सिडी का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट है, जैसे कि कोई प्राइस है 50 रुपीज़ है, उसमें से गवर्नमेंट कह रही है नहीं मैं 10 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा आपको 10 जो रुपये हैं वो सब्सिडी के रूप में है, तो वो चीज़ हमें कितने में मिलेगी, 40 रुपीज़ में
मिलेगा। तो ये सरकार क्या करती हैं, ये मोस्टली उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो कि जिनका इनकम कम होता है, जो पॉवर्टी लाइन के नज़दीक होते हैं, उनको सब्सिडी का जो है वो बेनिफिट दिया जाता है। अब देखिए, आपने अभी देखा होगा कि नगद राशि यानी कि हम प्राइस सब्सिडी दें जनता को या फिर उनके अकाउंट में कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा गैस का सिलेंडर आता है, तो गैस के सिलेंडर में आप देखते हैं कि हमें एक बार तो पूरा अमाउंट देना होता है गैस के सिलेंडर के लिए, और उसके बाद में गवर्नमेंट हमें क्या करती है कि उसका जो जितना भी सब्सिडी बना होता है उसका हमें कैश ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे अकाउंट में। तो ये हो जाता है आपका कैश ग्रांट, कह सकते हैं नगद राशि दे दी जाती है। या फिर क्या हो सकता है कि सब्सिडी का मतलब है पहले से ही वो गैस के सिलेंडर का प्राइस कम करके हमको दे, तो या तो प्राइस कम करके हमको दिया जाए या फिर हमको कैश ग्रांट दिया जाए, यानी कि हम एक बार पेमेंट पूरा कर रहे हैं और उसके बाद में जितना भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी वो सब्सिडी हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी देना अच्छा है कि यानी कि प्राइस कम करके वो दे दिया जाए, या फिर एक बार पूरा अमाउंट लेके फिर हमको कैश दिया जाए। तो कौन सा बेटर है गवर्नमेंट के लिए और एक कंज्यूमर के लिए, ये निर्धारित करने में आईसी कर्व यानी कि उदासीनता वक्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो चलिए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सपोर्ट करेगा। देखिए सिंपल है, जब सरकार सहायता नगद मुद्रा में नहीं दी जाती है तो उपभोक्ता को जो दालें अनाज सस्ते दामों पर दिए जाते हैं और कीमत का अंतर सरकार पूरा करती है। अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया कि गैस का सिलेंडर का अमाउंट आप 800, सपोज दैट आप गैस का सिलेंडर जो है वो 800 का है, ठीक है। अब 800 है, सरकार कह रही नहीं मैं आपको सब्सिडी दूंगा। सब्सिडी का मतलब है कि 800 में से कुछ अमाउंट कम कर दिया, यानी कि 600 रुपये आपको कर दिया। अब जब भी गैस सिलेंडर वाला आएगा तो सरकार ने सब्सिडी दी, इसका मतलब प्राइस कम कर दिया, ये प्राइस कम हो गया तो हमें गैस के सिलेंडर को 600 ही पे करना है, राइट। तो इसे तो कहेंगे सब्सिडी क्योंकि प्राइस डाउन हो गई है। या फिर क्या होता है कि जब 800 जो है वो आपका अमाउंट है गैस का सिलेंडर का, और जब गैस का सिलेंडर हम लेते हैं तो हम 800 ही पे करते हैं, हम 600 रुपये नहीं दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं 800 ही उसे पे कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार इससे हमें जो अनुदान देगी, जैसे कि हमने 800 रुपये पे कर दिया, अब सरकार हमें क्या कर रही है कैश ग्रांट देगी यानी कि नगद राशि दे रही है, तो हो सकता है कि हमको 150 दे रही है, तो इसका मतलब है 150 हमें देगी। तो ये जो गैस का सिलेंडर के लिए हमने 800 दिया था वो हमें कितने में रहेगा, वो 650 में ही हमको रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कभी सरकार सब्सिडी देना चाहती है या कैश ग्रांट देना चाहती है, तो दोनों में से कौन सा मेथड सरकार पर बर्डन कम करेगा, जिम्मेदारी कम करेगा या थोड़ा कॉस्ट को कम करेगा, वो कैलकुलेशन हम उदासीनता वक्र से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम से ही एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कंज्यूमर का इनकम जो है वो मानते हैं कि OM है, ध्यान रखिएगा कंज्यूमर का इनकम क्या है, OM, ठीक है। और जो कंज्यूमर है उसको खाद्यान्न की मात्रा, देखिए मैंने यहाँ पे OX पे आपको खाद्यान्न की मात्रा, जितने भी खाद्यान्न होते हैं जैसे गेहूँ वगैरह उनकी मात्रा क्वांटिटी, और OY पे मैंने बता दिया है आपकी इनकम को, क्लियर है। OX पे क्या बताया है खाद्यान्न की मात्रा, और OY पे मैंने क्या बताया है इनकम को बताया है, राइट। चलिए बात करते हैं कि OM एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम है OM, कितना है OM, और वो ON क्या ले रहा है क्वांटिटी खरीदता है, अपने अलग अलग जितने भी खाद्यान्न होते हैं उनकी मात्रा। तो ये मेरी क्या आई है, ये मेरी इनकम और प्राइस लाइन कहलाएगी, क्या कहलाएगी MN मेरी क्या कहलाएगी प्राइस लाइन, राइट। अब ये प्राइस लाइन थी, क्लियर है आपको। अब क्या करती है कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम जनता को सब्सिडी देना चाहते हैं। जब सब्सिडी मिलती है तो क्या होगा, सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा एक उपभोक्ता के लिए। तो हमारा एक नई लाइन्स है वो बनेगी, वो लाइन कौन सी बनेगी, आपकी MP के नाम से वो लाइन बन जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति हैं वो हम कह सकते हैं कि जब जैसे ही सरकार सब्सिडी देगी तो हमारी जो कीमत और आय रेखा होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कीमत क्या होगी कम होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा नई रेखा बनानी होगी। वो हमारी रेखा क्या बनेगी MP बनेगी, कौन सी बनेगी MP। ये बिल्कुल इसके
एम एन के समांतर ही देखिए ये बन रही है एम पी, ठीक है, क्योंकि प्राइस अब हमारे लिए कम हो गया है क्योंकि सरकार दे रही है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए इस पे हमने एक आईसी कर्व बनाया, किस पे बनाया, इस जो नई वाली रेखा जो आपने बनाई एम पी, उस पे हमने एक आईसी कर्व बनाया। अब आईसी कर्व जैसे ही बनाया वो किसके, जहाँ वो इस लाइन को टच कर रहा है, एम पी की लाइन को टच कर रहा है, किस बिंदु पे, ई बिंदु पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम यानी संतुष्टि का। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, ई बिंदु से लेकर जब हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वो ओ बी की मात्रा खरीद पा रहा है। और यहाँ एस बिंदु पे यानी कि इस लाइन को जैसे हम आगे की तरफ ले जाएंगे और ये किस पॉइंट को बता रहा है, एस पॉइंट को बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ओ बी मात्रा के लिए, ओ बी कहाँ से आया, ई पॉइंट से हमें ओ बी एक नया पॉइंट मिलता है बी, तो यानी ओ बी की मात्रा, ओ बी की क्वांटिटी खरीदने के लिए वो एम एस क्या करेगा, एक्सपेंसेस अपनी मुद्रा खर्च करेगा। क्लियर है आपको, एम एस क्या करेगा, खर्च करेगा अपनी मनी को, राइट। अब बात करते हैं कि अगर मैं पूरे मार्केट की प्राइस जानना चाहती हूँ तो पूरे मार्केट की प्राइस क्या होगी, आपकी ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम इस लाइन को नीचे की तरफ लेके आते हैं, ई पॉइंट से नीचे की तरफ लाते हैं, तो ये पुरानी वाली जो आपकी प्राइस लाइन है एम एन, उसको भी टच करती है, उसको टच करती है। तो वहाँ हमने एक आईसी कर्व बनाया है, आईसी कर्व जीरो, किससे डिनोट किया, आईसी कर्व जीरो से, और वो के बिंदु को टच कर रहा है। तो इसका मतलब है जैसे हमने इसको बताया कि ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, ये डी पॉइंट कर रहा है कि जो पूरे मार्केट की रहेगी कीमत वो कितनी रहेगी, एम डी, ठीक है। और सरकार उस व्यक्ति को सब्सिडी के रूप में कितनी प्राइस कम कर रहा है, एस डी मात्रा कम कर रहा है, कितनी मात्रा कम कर रहा है, एस डी, ठीक है, मात्रा की सहायता के रूप में वो सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उस कंज्यूमर को। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि एसडी की मात्रा वो कह सकते हैं कि सपोर्ट सहायता के रूप में देती है, लेकिन जो अनाज की मात्रा होगी या कह सकते हैं अनाज की क्वांटिटी रहेगी, क्या वो उतनी ही मिलेगी या कितनी मिलेगी। तो देखिए इसे हम बताते हैं आगे। यहाँ हमने क्या किया कि यदि उपभोक्ता को अनाज के माध्यम से सब्सिडी न देकर गवर्नमेंट सोचती कि नहीं अब हमें कैश ग्रांट है वो दे देना चाहिए, तो यहाँ पे आईसी कर्व जो है उसी के ही पैरेलल हमने एक टेंजेंट बनाया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, उसी आईसी कर्व जो ई वाला हमने आईसी 1 है उसी के ही समांतर क्या बनाया, हमने एक टेंजेंट बनाया और यहाँ पे वो हमारे सी पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट को जो टच कर रहा है वो डिनोट क्या कर रहा है कि जो सरकार है उसको कैश ग्रांट हमें उस कंज्यूमर को कितना दे रही है, एम आर दे रही है, और जबकि क्वांटिटी कितनी दे रही है, उसको क्वांटिटी कम मिल रही है, ओ ए क्वांटिटी मिल रही है। पहले उसे ओ भी मिल रहा था और सरकार सपोर्ट कर रही थी एस डी के बराबर, अब उसे सरकार कैश में दे रही है, इतना कैश में दे रही है, लेकिन क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्थिति पहले जितनी ही है सब्सिडी से, लेकिन सब्सिडी जो है वो डीएस की लागत सरकार को पड़ती है, यानी सरकार को इतना सब्सिडी देना पड़ रहा है, जबकि अगर कैश में दें तो उसको सिर्फ एम आर जितना ही उसे कैश में दे सकता है। तो उसकी अपेक्षा उपभोक्ता को मिलने वाली सहायता है वो हम कह सकते हैं कंपैरिजन में तो कम है। क्यों? क्योंकि एमआर हमें कम मिल रहा है और जबकि एसडी जो सहायता सब्सिडी है वो ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन कैश में देने से एक उपभोक्ता को अकाउंट में जब पैसा आता है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है उसे, ठीक है। एक बार तो उसका पैसा जाता है, एक बार वो पूरा पैसा दे रहा है उस गैस के सिलेंडर के लिए, लेकिन बाद में उसको जब कैश आता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। तो और सरकार को क्या होगा, सरकार को फ़ायदा क्या है, सरकार को सब्सिडी से ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि सब्सिडी की कॉस्ट है वो सरकार पर ज़्यादा थी, यानी कि वह अनाज की पहले कम मात्रा खरीदता है, ठीक है। जब प्राइस सिंपल है, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम खरीदेगा क्योंकि उसे कैश मिल रहा है, तो सिंपल है वो क्वांटिटी कम खरीदेगा, वो एक क्वांटिटी खरीदता है। जबकि पहले उसे सब्सिडी जब मिल रही थी तब वो बी क्वांटिटी खरीद रहा था, है ना। तो जब सब्सिडी मिल रही थी तब तो वो बी खरीद रहा था, लेकिन जैसे ही उसे कैश ग्रांट मिला तो वो कितना खरीद रहा है, ओ ए खरीद पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो गवर्नमेंट का फंड होता है वो उस पर सब्सिडी की लागत तो कम आएगी, साथ ही जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट ये होता है कि नहीं मुझे कैश मिल रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है। तो ये था हमारा इफ़ेक्ट था सब्सिडी का
इफेक्ट, राइट। इस डायग्राम को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे से बना सकते हैं इस डायग्राम को, कि यहाँ हमने क्या बताई थी, खाद्यान्न की मात्रा OX पे क्या बताई थी, खाद्यान्न की मात्रा, ठीक है, खाद्यान्न की मात्रा, और यहाँ बताया था मैंने आपको इनकम, यानी कि एक कंज्यूमर है जिसकी OM क्या थी, इनकम थी, OM इनकम पे वो ON की मात्रा खरीद रहा था, यानी कि जो प्राइस और लाइन क्या थी, MN प्राइस लाइन थी, राइट। अब वो कंज्यूमर है जो ये लाइन पे क्या कर रहा था, वो अपने कह सकते हैं इस इनकम पे वो इतनी मात्रा खरीद पा रहा था, लेकिन जिस सरकार ने सडनली कह दिया कि नहीं आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। जब सब्सिडी मिलती है तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कीमत कम होगी तो ये हमारा MN से कहाँ चला जाएगा, कीमत कम होने पर ये आपकी नई रेखा बन जाएगी MP, ठीक है। और MP जब रेखा बनेगी तो उस पर हम लोगों ने एक क्या किया, एक IC कर्व बनाया, IC कर्व 1, और ये IC कर्व E पॉइंट पे जब उसे टच करता है तो इसी के समांतर हमें क्या मिलेगी, इसी के ही जो समांतर हमें मिलेगी इसकी क्वांटिटी और ये इसकी कह सकते हैं इनकम। तो देखिए यहाँ हमारा यानी कि ये व्यक्ति जिसे अब एक नया पॉइंट मिल गया यहाँ पे कह सकते हैं इसका पॉइंट हो जाएगा आपका इसका नया पॉइंट क्या बन जाएगा, B, यानी OB मात्रा के लिए, OB मात्रा के लिए वो कितना खर्च करेगा, MS की मात्रा खर्च करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार सब्सिडी कितना देती है, तो सब्सिडी के लिए हम देखते हैं जब E पॉइंट को हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो जो पुरानी कीमत लाइन थी उस पर हम एक IC कर्व बनाते हैं, IC कर्व 0, और ये जहाँ इसको टच कर रहा है उसी के ही पैरेलल हमने क्या किया, इसकी निकाली कि सब्सिडी कितना मिलेगा। तो जो सरकार सब्सिडी है वो मुझे सरकार सब्सिडी कितनी मिल रही है, छूट कितनी मिल रही है, SD के बराबर छूट मिल रही है, यानी कि सरकार कीमत कम कर रही है। ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में देखिए अगर मैं पूरे मार्केट की प्राइस जानना चाहती हूँ तो पूरे मार्केट की जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी पूरे मार्केट की प्राइस MD के बराबर आपकी प्राइस रहेगी। लेकिन सरकार सपोर्ट कितना कर रहे हैं, SD जितना सपोर्ट कर रहे हैं। अब सरकार सब्सिडी ना देकर उसे क्या कर रहा है, उसे वो कह रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं कैश में उसको ग्रांट दूंगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ कहाँ बनाया हमने, R पर। तो देखिए बिल्कुल ही इसके पैरेलल MP के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है जो कि C बिंदु पे टच कर रहा है, और C बिंदु पे टच करने का मतलब है कि ये कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा है। अब अगर उसे ग्रांट मिलेगा MR के बराबर उसे कैश मिलता है, लेकिन वो क्वांटिटी कितना खरीद पा रहेगा, OA। पहले उसे कितना मिल रहा था सब्सिडी के समय, OB मिल रहा था, अब क्वांटिटी कितना मिल रहा है, OA मिल रहा है, ठीक है। सरकार सब्सिडी कितनी दे रही थी, SD के बराबर दे रहा था, अब उसे कैश कितना मिल रहा है, RM मिल रहा है। तो RM क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, राइट। और SD जो है वो सब्सिडी मिल रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो RS है वो RM है वो तो कम है कैश के रूप में, लेकिन SD क्या है वो ज़्यादा है। तो कंज्यूमर को फ़ायदा तो सब्सिडी में है क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी उसे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जब उसे कैश मिलता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। कैश जब मिलता है तो उसकी इनकम एकदम अकाउंट में आती है तो उसको लगता है कि मेरी इनकम बढ़ गई है, तो वो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड इस C बिंदु पे रहता है, राइट। क्योंकि आपको पता होगा कि एक ही IC कर्व पे ये दोनों बिंदु हैं, कौन सा, C और E। तो यहाँ इन दोनों के बीच में वो इनडिफरेंट उदासीन रहता है क्योंकि दोनों में ही उसको सेटिस्फैक्शन बराबर मिल रहा है कंज्यूमर को। लेकिन सरकार को फ़ायदा क्या है, सरकार को अब उसे कैश के रूप में RM देना होगा, कैश ग्रांट, जबकि SD जो है वो सब्सिडी उसे ज़्यादा थी, तो सरकार का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसे सिर्फ RM जितना कैश ग्रांट के रूप में देना है, जिससे हम कह सकते हैं कि सरकार का जो राज्य कोष होता है उस पर लागत कम आएगी क्योंकि SD से यानी कि सब्सिडी से ज़्यादा लागत आ रही जबकि कैश ग्रांट में इतनी नहीं आ रही है। तो इस इनडिफरेंस कर्व की सहायता से हम देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट है वो कैश में ज़्यादा देना पसंद करेगी सहायता, बल्कि किसके, सब्सिडी के कंपैरिजन में। ओके, यूटिलाइज हमारा है इसके लिए या यूजेस है हमारा इनडिफरेंस कर्व का, द एक्सेस बर्डन ऑफ
इनडायरेक्ट टैक्सेशन एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी जो प्रत्यक्ष कराधान की तुलना में परोक्ष कराधान का अतिरिक्त भार। इसे सिंपल सा समझना है तो ये कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन कंज्यूमर पे ज़्यादा आता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे इतना नहीं आता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनकम टैक्स आपका, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब हो गया जो कमोडिटी जो वस्तुएं होती है इस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि उदासीनता वक्र का जो यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स से उपभोक्ता पर ज़्यादा भार पड़ता है, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा, उसका भार है वो कंज्यूमर पे ज़्यादा रहेगा कंपैरिजन टू किसके, इनकम टैक्स के। यानी उतनी ही आमदनी सरकार आयकर से प्राप्त कर सकती है, लेकिन उपभोक्ता को कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व पर रहने का अवसर भी दिया जाता है, यानी कि जो उपभोक्ता रहता है उसको इनकम टैक्स देना ज़्यादा पसंद रहेगा क्योंकि उसका बर्डन है वो इनडायरेक्ट टैक्स से कम आएगा। तो चलिए इसे हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें OX पे मैंने क्वांटिटी ऑफ शुगर यानी चीनी की मात्रा बताई है और OY पे मैंने मॉनेटरी इनकम बताया है, राइट। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। देखिए प्रारंभिक अगर स्टार्ट में मैंने यहाँ पे एक MN क्या बनाई है, MN आपके लिए एक कीमत आय रेखा यानी कि प्राइस इनकम लाइन बनाया है MN, राइट। बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक IC कर्व बनाया है इसी लाइन पे प्राइस और इनकम लाइन पे, जो कि क्या कर रहा है, P पॉइंट को टच कर रहा है। P पॉइंट को टच करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो क्वांटिटी शुगर की कितनी खरीद रहा है, OS, यानी OS वो क्वांटिटी खरीद पा रहा है, राइट, यानी कि वो OX का क्वांटिटी खरीदेगा। सपोज दैट हम मानते हैं कि जो शुगर है उस पर प्रोडक्शन टैक्स लग गया, उत्पादन कर, यानी शक्कर पे क्या लगा दिया हमने, उत्पादन कर, यानी सरकार ने क्या लगाया, उत्पादन कर लगा दिया शक्कर पे। अब शक्कर पे जब शुगर पे उत्पादन कर लगेगा तो सिंपल है, प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले अगर 50 रुपीज़ केजी मिल रहा था तो अब वो शुगर हमें 55 हो सकता है केजी मिले, क्यों, क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा लग गया है, ठीक है। अब इसका देखिए जब कीमत बढ़ेगी तो शिफ्ट हो जाएगा हमारा का, यानी MN, ये हमारा MN क्या हो जाएगी, नई कीमत आय रेखा। पहले कौन सी थी, MN थी, और अब कौन सी हो गई, MN1, राइट। तो ये प्राइस कम होने की वजह से इधर शिफ्ट हो गया है। जब इस पे हम एक IC कर्व बनाते हैं, IC कर्व आपका जो बनेगा उसमें किस पॉइंट को टच कर रहा है, वो आपके टच कर रहा है इसे P1 बिंदु पे, यानी P1 पे इसे टच करेगा। जब P1 पे टच करेगा तो हमारी जो क्वांटिटी रहेगी शुगर की वो कितनी रहेगी, OS1 ये क्वांटिटी रहेगी। पहले कितनी थी, जब P पे था तब हमारी OS थी, अब क्वांटिटी कितनी आई, S1। सिंपल है, जब प्राइस बढ़ता है किसी का, यानी कि पहले 50 रुपीज़ केजी था अब 55 रुपीज़ केजी हो गया, तो हम क्वांटिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई कम, S से S1 जितनी कम हो गई। क्लियर है। अब हम मानते हैं कि ये तो उत्पादन कर था, यानी इनडायरेक्ट टैक्स था जिसकी वजह से ये क्वांटिटी कम हुई। सपोज दैट हम मानते हैं कि सरकार इनकम टैक्स लगाती है, नहीं आयकर लगाती है। जब इनकम टैक्स लगाएगी तो हम मानते हैं कि ये जो इनकम टैक्स लगने की वजह से ये आपका ये जो इनकम थी, तो हम मानते हैं कि ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, MR की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो MR की हाफ करने के लिए हमने इनकम के लिए क्या बनाया, एक इनकम लाइन दूसरी बनाई, वो किसे डिनोट कर रही है, T से N2 को डिनोट कर रही है। ये लाइन आपको बिल्कुल, ये जो आपका P1 बिंदु है बिल्कुल उसी से ही लेके आपको इसकी हाफ बनाना है, T से N2 की तरफ। तो ये हमारी MR का आधी इनकम हो गई है। कौन सी इनकम हो गई है, जो आपकी MT इनकम हो गई है, ये MT इनकम, ठीक है। यहाँ हमने एक IC कर्व जो ये नई लाइन बनाई है आपने TN2 पे TN
2 पे जो लाइन बनाई है वो नया IC कर्व बनाया है हमारा IC कर्व 2। IC2 कर्व पे आपने देखा कि यहाँ पे B बिंदु 1 को टच कर रहा है और B1 बिंदु पे जैसे ही हमने इसको नीचे की तरफ ले गए तो ये हमारी शुगर की क्वांटिटी बता रहा है S2, ठीक है, S2। देखिए पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो वो कितनी क्वांटिटी कम करता है, S से S1 करता है। लेकिन जब इनकम टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स पे आपने देखा होगा कि उसको थोड़ी सी क्वांटिटी S1 से S2 ज़्यादा मिल रही है। देखिए S से S1 जो है वो कम है, जबकि S से S2 क्या होगा, वो तो थोड़ा उससे कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। यानी कि ये जो मात्रा है S1 से S2 वो ज़्यादा मिल रही है इनकम टैक्स लगने पर। तो इसका मतलब है कि एक उपभोक्ता को अपना इनकम टैक्स लगने पर भी वो क्वांटिटी शुगर की ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को कौन से टैक्स लगा देना चाहिए, इनकम टैक्स, जिससे ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि एक उपभोक्ता को कह सकते हैं कि उसे संतुष्टि है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार जो वस्तु कर लगाने से उपभोक्ता को जो इंडिफरेंस कर है वो कौन सा पॉइंट मिलता है, P1 मिलता है। जबकि इनकम टैक्स लगने पर क्या मिल रहा है, P2 बिंदु मिल रहा है, P2 बिंदु, ठीक है। और ये हमें स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता पर इनडायरेक्ट टैक्स का भार इनकम टैक्स की कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अभी आपने देखा कि S से S1 क्वांटिटी कम हो रही है किस में, जब हमें इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रोडक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। और जबकि कंपैरिजन टू हमें इनकम टैक्स लगने पर फिर भी क्वांटिटी S1 से S2 ज़्यादा ही मिल रही है इनकम टैक्स के कंपैरिजन में। तो इनकम टैक्स लगेगा तो हमें क्वांटिटी हम ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो हम क्वांटिटी कम परचेज़ कर पाएंगे क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो बताता है कि जो कंज्यूमर होता है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ज़्यादा रहता है और जो इनकम टैक्स है उसका बर्डन कम रहेगा, राइट। अब हम जो है लास्ट आपका इंडिफरेंस कर्व का यूजेस है उसका जो लास्ट पॉइंट है विनिमय की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें विनिमय की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए भी उदासीनता वक्र की इम्पॉर्टेंट है, उसकी सहायता से हम ये समस्या हल कर सकते हैं। IC कर्व की सहायता से दो व्यक्तियों की विनिमय की समस्या को हल किया जा सकता है। यानी कि दो व्यक्ति हैं जिनके पास में कमोडिटीज़ हैं, वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं आपस में, तो वो कैसे बदलें, कहाँ उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कहाँ दोनों को लाभ होगा। तो उसके लिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम IC कर्व का सपोर्ट ले सकते हैं। सपोज दैट हम मानते हैं कि A और B दो कंज्यूमर हैं, यानी कि उपभोक्ता है। अब ये जो उपभोक्ता है उनके पास में X और Y की निश्चित मात्रा है, यानी A के पास में भी X और Y की मात्रा है, यानी दो कमोडिटीज़ हैं A के पास में भी, और B के पास में भी क्या है, Y की और X की दो मात्रा है। यानी कि हम कह सकते हैं A जो उपभोक्ता है उसके पास में X और Y की कमोडिटीज़ हैं और B भी एक उपभोक्ता है जिसके पास में X और Y की कमोडिटीज़ है। अब ये देखते हैं कि A के पास में जो उपभोक्ता है हो सकता है कि उसके पास Y की कमोडिटीज़ ज़्यादा है और जो उपभोक्ता B है उसके पास में X की कमोडिटीज़ ज़्यादा है। तो ये आपस में क्या करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो उनको बदलने के लिए वो क्या चाहते हैं कि IC कर्व की सपोर्ट से वो देख सकते हैं कि कहाँ किसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या कहाँ हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो दोनों के पास वस्तु है, उनका वो शेषतम एक्सचेंज या विनिमय करना चाहते हैं। इसे हम एजवत बाउले का चित्र बनाकर हल कर सकते हैं, एजवत बाउले का। तो देखिए इस पिक्चर को कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ मैंने OA का X कमोडिटीज़ को प्रेजेंट कर रहा है और ये क्या बता रहा है, इसके जो A कंज्यूमर था उसकी Y कमोडिटीज़ को बता रहा है। यानी कि जो A उपभोक्ता था उसका कहाँ बता रहा है, मेन पॉइंट कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। ये A उपभोक्ता है, उसकी ये X कमोडिटीज़ है, कौन सी है, X कमोडिटीज़, और ये उपभोक्ता जो A है उसकी ये Y कमोडिटीज़ है। आर यू क्लियर। अब B जो उपभोक्ता है उसका भी बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी कमोडिटीज़ भी बताएंगे। तो देखिए ये B की बताते हैं, तो B का जो मेन पॉइंट स्टार्ट होगा वो यहाँ से ही होगा, B का मूल बिंदु, ठीक है। तो B के लिए ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, X वस्तु, कौन सी हो जाएगी, X कमोडिटीज़।
यानी एक्स बी का, ठीक है। तो ये बी की एक्स कॉमोडिटीज़ हैं, तो ये एक्स है और ये क्या हो जाएगी बी की वाई कॉमोडिटी, जिसे मैं वाई बी डिनोट कर देते हैं। क्लियर है आपको, ठीक है। अब ए जो था उसका मेन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और बी कहाँ है, उसका मेन पॉइंट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। तो ए के जो भी इंडिफरेंस कर्व बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, ऐसे बनेंगे, हायर तक जाएंगे, और बी के जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो यहाँ से बनेंगे और हायर तक जाएंगे। क्लियर है आपको। चलिए हम लोग बनाते हैं इसके इंडिफरेंस कर्व। ये मैंने आई सी कर्व फर्स्ट बनाया है ए का, फिर मैंने आई सी कर्व जो बनाया है वो बनाया आई सी कर्व 2 ए का, और फिर मैंने आई सी कर्व बनाया है आपका 3, और ये किसे का है ए का। क्यों बने ऐसे, क्योंकि ए का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ए का आपने देखा ए का हाईएस्ट आईसी कर्व कहाँ बना, ये रहा। जो जितना ज़्यादा ऊपर आईसी कर्व होगा हायर, वो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। आर यू क्लियर। अब बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो बी का पहला आईसी कर्व कहाँ से बनेगा, यहाँ पे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का जो आईसी कर्व होगा वो यहाँ बनेगा, यानी कि इस आईसी कर्व के बिल्कुल टच करते हुए। तो यानी कि मैंने ये टच करते हुए बनाया आईसी कर्व, ये बना है फर्स्ट बी का, यानी बी का पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और ए का मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो बी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड आईसी कर्व बी का कहाँ बनेगा, आपका बिल्कुल यहाँ, और ये होगा आईसी 2 बी का। उसी तरह मैंने यहाँ बनाया है आईसी कर्व 3, किसका बनेगा, बी का। तो देखिए ए का जो मेन आईसी कर्व है वो ये है, यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि ये सबसे ऊपर का आईसी कर्व है। बी को कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बी का आईसी कर्व जो 3 है ये वाला, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि बी के लिए ये सबसे हाईएस्ट आईसी कर्व होगा, ठीक है। आपने देखा कि मानते हैं कि जो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा आईसी कर्व बी का और ए का। मान लीजिए कि स्टार्टिंग हम बात करते हैं कि स्टार्ट में ए के पास में और बी के पास में एक्स और वाई की कितनी कॉमोडिटीज़ थी। तो जहाँ पे ये आईसी कर्व पहला ए का, ये मैंने पहला जो बनाया ए का, और जो आपका आईसी कर्व पहला बना है किसका, बी का, ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका नाम मैंने रखा बी, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ये रही, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की है, तो ये चलिए यहाँ इसे इस बिंदु पे ले जाते हैं। चलिए ये क्या डिनोट कर रहा है ये लाइन, ध्यान रखिए कि जो ए है, ए के पास में एक्स की जो मात्रा है वो इतनी है। ए के पास में कितनी है, ये मैंने जब लाइन बनाई तो ए की जो ए है, ए उपभोक्ता, उसके पास में एक्स की कितनी मात्रा है, ये ओ ए एक्स है, यानी ओ ए और एक्स है। और ए के पास में वाई की मात्रा कितनी है, तो वाई की मात्रा क्या आएगी, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वाई की मात्रा आ जाएगी। तो मैं यहाँ वाई की मात्रा का नाम क्या है, यहाँ पे आप वाई ए लिख दीजिए, यहाँ से मैं हटा देती हूँ और यहाँ लिख दीजिए वाई ए। तो ये आपको जो है वो वाई की मात्रा बता देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ए के पास में एक्स की मात्रा तो इतनी है, वाई की मात्रा इतनी है। जब बी उपभोक्ता की बात करें तो ए के पास में किसकी मात्रा ज़्यादा, एक्स की या वाई की, वाई की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है, जबकि एक्स की मात्रा तो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। वाई की बात बी उपभोक्ता की बात करते हैं। बी उपभोक्ता के पास में आपने देखा कि इंटरसेक्ट होके ये ऊपर की तरफ गया, तो यानी कि मेन पॉइंट बी का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो बी के पास में देखिए, बी उपभोक्ता के पास में ओ बी और एक्स बी, यानी कि इतनी मात्रा एक्स की है, एक्स की मात्रा ज़्यादा है। और जबकि वाई की बात करते हैं तो वाई की मात्रा क्या है, इतनी कम है, ठीक है। तो ये किसे डिनोट कर रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो वाई है उसकी मात्रा कम है, किसके पास में, बी के पास में। तो ये बताएगा ओ बी वाई बी को, ठीक है। तो ये मात्रा, तो उपभोक्ता ए के पास में वाई की मात्रा ज़्यादा है, उपभोक्ता बी के पास में एक्स की मात्रा ज़्यादा है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं।
तो ये जो हमने बनाया है आपके ये आईसी कर्व, इन सब आईसी कर्व को आप देखते हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही आपस में पॉइंट, ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इन्हीं को अगर मैं कहूँ कि इन बिंदु को क्या नाम रख देते हैं, P, Q और R, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों को एक दूसरे को टच कर रहे हैं, P, Q, R, ठीक है। और इन बिंदुओं से गुजरने वाली जो मैं एक लाइन बना देती हूँ, जिसे मैं डिनोट कर रही हूँ C से, किसे कर रही हूँ, C से। क्यों? बिकॉज दिस लाइन इज कॉल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट लाइन, इसे कहते हैं सविंदा रेखा, या फिर ये सविंदा रेखा क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइन, ठीक है। किन बिंदु से निकलती है, P, Q, R से ये रेखा गुजर रही है, लाइन ये पास हो रही है यहाँ से बिल्कुल, इसे कहते हैं C, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लाइन, सविंदा रेखा, या इसे हम संघर्ष रेखा, कॉन्फ्लिक्ट कर्व भी कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का जो होगा इसका मतलब संघर्ष रेखा, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये एक्स वाई की विभिन्न स्थितियों को बता रहा है कि कहाँ पे किसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, जहाँ दोनों को विनिमय करने की जो कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट रेट है, सब्स्टिट्यूट रेट यानी कि आपकी जो स्थापन की सीमांत दर है वो बराबर हो जाती है। देखिए अब एक बात बताइए, ये P बिंदु है, ये P बिंदु किसके लिए अच्छा है, B के लिए अच्छा है या A के लिए? तो सिंपल है कि A के लिए तो ये P बिंदु कहाँ बना है, आईसी कर्व 1 पे बना है। ये P बिंदु कहाँ बना है, ये P बिंदु बना है A के आईसी कर्व 1 पे, जबकि B बिंदु का ये जो B है उस B का ये कौन सा है जहाँ पे P बिंदु है, ये है IC3। तो किसको लाभ है यहाँ पे, इस P बिंदु पे B को ज़्यादा लाभ है। क्यों? क्योंकि ये उसका हाईएस्ट आईसी कर्व है। तो P बिंदु पे तो किसको फ़ायदा होगा, B को फ़ायदा होगा और A को नुकसान होगा, राइट। Q बिंदु की बात करें तो Q बिंदु मिड पॉइंट है, मिड बीच का बिंदु है, जहाँ पे A और B को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल लाभ होगा, किसी को घाटा होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि ये उन दोनों का IC2 कर्व है, A का भी IC2 है और B का भी IC2 है, द इक्वल सेटिस्फैक्शन। बात करते हैं R बिंदु की, R पॉइंट की। तो R पॉइंट में क्या होगा, R पॉइंट में ये बताएगा कि ये A का R बिंदु जहाँ पे मिल रहा है वो IC3 है, किसका, IC3 है ये A का, और B का कौन सा है, क्योंकि यह यहाँ पे मिल रहा है और B का बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो B का ये कौन सा, IC1, तो IC1 ये B बिंदु का। तो यहाँ ये R बिंदु पे किसको फ़ायदा होगा, A को या B को? सिंपल है, A को होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका IC3 सबसे हाईएस्ट आईसी कर्व है। तो कहने का मतलब है कि P बिंदु पर B को फ़ायदा हो रहा है, A को नुकसान। Q बिंदु पे दोनों को इक्वल सेटिस्फैक्शन, दोनों को बराबर लाभ हो रहा है, और R पे A को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसका IC3 आईसी कर्व है जो कि सबसे हाईएस्ट आईसी कर्व है, A को फ़ायदा और B को नुकसान हो रहा है। अब सिंपल है, यदि आपका B जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट है, तो वो क्या करेगा, तो बताइए वो क्या करेगा। B अगर ज़्यादा स्मार्ट है तो वो क्या करेगा, सिंपल है कि वो अपने R बिंदु से कह सकते हैं B को धकेल कर कह सकते हैं कि ये जो B है वो बहुत स्मार्ट है, A की अपेक्षा B ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो A को क्या करेगा, P बिंदु पर धकेल कर, यानी Q पर अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो उसको कहाँ लेके चला जाएगा, P बिंदु पे, अगर B ज़्यादा कुशल है तो। अगर A जो है वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा कुशल है अपनी कार्य क्षमता में, तो वो क्या करेगा, Q बिंदु से किसको धकेल कर कहाँ ले जाएगा, B को R बिंदु पे लेके चला जाएगा। सिंपल है कि ये Q बिंदु तो इक्वल सेटिस्फैक्शन है। अब जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा B या A, सिंपल है कि A के लिए R अच्छा है और B के लिए क्या है, P अच्छा है, तो A जो है वो जाना चाहता है R पे और B जाना चाहता है P पे।
तो सिंपल है, जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा वो अपने उसको दूसरे वाले कंज्यूमर को धकेल के उस पॉइंट पे लेके चला जाएगा। तो ये जो था वो तब कहलाती है कि एक्सचेंज रेट पे जो कंज्यूमर है वो कैसे अपना निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यूजेस पढ़े थे आज इंडिफरेंस करके। तो ये 5 यूजेस थे जो कि एप्लीकेशंस नाम से भी क्वेश्चंस आ जाता है। ओके।